हे गाइस व्हाट्सअप। वेलकम टू जोहार IAS PCS चैनल। हमारा आज का मुद्दा रहेगा बजट की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीय बजट 2023-24 प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसीलिए आज हम इसका जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं। इन्होंने 1 फरवरी 2023 को संसद भवन में बजट पेश किया और यह अमृतकाल का पहला बजट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर के जो 100 वर्ष का जो 25 साल का पीरियड है, उसको अमृतकाल कहा जा रहा है। तो अमृतकाल के बजट में कुछ विज़न है। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा विज़न है, वो क्या है। तो अमृतकाल के लिए 3 विज़न है। पहला क्या है? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर क्रिएट करना। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर क्रिएट करना। दूसरा विज़न है रोजगार सृजन में वृद्धि। और तीसरा विज़न है सुदृढ़ और स्थिर स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। देखिए, तीनों विज़न को कैसे याद रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे कि एक युवा है, उसको चाहिए रोजगार, है ना। युवा को रोजगार चाहिए। युवा को जब रोजगार मिल जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? सुदृढ़ हो जाएगी, है ना। सुदृढ़ और स्थिर हो जाएगा वो, है ना। तो अमृतकाल का तीनों विजन क्या हो गया? युवा वर्ग, रोजगार सृजन, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आसमान में सप्तऋषि नाम का 7 तारा है ना। तो उसी तरह से देश की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए अमृतकाल में सप्तऋषि का कंसेप्ट आया है। इसमें क्या क्या था हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, इसमें है, इसको भी देखिए, हम लोग एक सिस्टम से याद करते हैं। सबसे पहले पकड़ेंगे युवा शक्ति, है ना। युवा शक्ति, युवा को शक्ति कैसे मिलेगा? तो जब हम लोग उसका क्षमता को उभारेंगे, है ना। क्षमता उभारने के लिए भाई क्या चाहिए? हम लोग को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ काम करना होगा। वित्तीय क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को अवसंरचना और निवेश पर ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम लोग 2 तरह का विकास करेंगे युवाओं के लिए। एक है समावेशी विकास, इसका मतलब समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कोई पीछे ना छूटे। दूसरा है ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास, है ना। अभी बात भी किया जा रहा है कि यदि इसी प्रकार से रिसोर्सेज का अनियंत्रित दोहन होता जाए तो लंबे समय तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हरित विकास की भी बात की जा रही है। इसके अलावा एक अंतिम छोर तक पहुंचना है, रीचिंग टू द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। तो यह भी सप्तऋषि में आता है। फिर से देखते हैं कैसे याद किया इसको। तो एक युवा है ना। युवा का क्षमता को उभारना है। इसके लिए हम लोग वित्तीय क्षेत्र में कुछ काम करना होगा। वित्तीय क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट करना होगा। और 2 तरह का विकास करना होगा, एक है समावेशी विकास और हरित विकास। इससे क्या होगा? हम लोग अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे। जो अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति है, हम लोग वहां तक भी पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सबका साथ सबका विकास, इसी को तो समावेशी विकास कहते हैं। सबका साथ सबका विकास। अब हम लोग अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स लाई जा रही है उसको देखते हैं। तो पहला है कृषि और सहकारिता, है ना। तो कृषि और सहकारिता में क्या हो रहा है? तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। इससे क्या होगा? किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान होगा।
है ना। किसानों का जो भी समस्याएं हैं वो इसके माध्यम से उसको सुलझाया जाएगा। अगला है कृषि गतिवर्धक कोष, है ना, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, है ना। कृषि को एक्सेलरेट करना है। आप लोग जानते होंगे गाड़ी में हम लोग एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है गाड़ी का। उसी तरह से कृषि का स्पीड, कृषि के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड का स्थापना किया जा रहा है। आगे और क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, आगे है ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, है ना। इसके तहत उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम लाया जा रहा है ना। इसके तहत उन्नत किस्म का जो पौध होगा उसको तैयार करके मार्केट में और किसानों को बेचा जाएगा। इसके अलावा और यदि हम लोग मिलेट का बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा कि 2023 का जो वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना। तो उसके लिए भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए श्री अन्न का एक कॉन्सेप्ट आया है। श्री अन्न के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए, इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। हैदराबाद में क्या खोला जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पर, IIMR, है ना। तो वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी कर और मत्स्य क्षेत्र को 20 लाख करोड़ का ऋण आवंटन दिया जाएगा। सोचिए आप, ये एक तरह से लोन दिया जाएगा लोगों को, है ना। 20 लाख करोड़ रुपए बांटने का एक टारगेट सेट किया गया है। इसके अलावा जो भंडारण क्षमता है ना, भंडारण क्षमता क्या है, तो किसान जो उपजाते हैं उसको जो अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, ताकि जो सीजन के अलावे जो एक्स्ट्रा सीजन में होता है उस वक्त किसानों को उनकी उपज का बेहतर उनको मूल्य मिल सके। इसके लिए हम लोग भंडारण क्षमता को इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए, ये था कृषि के क्षेत्र में। हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, इसको समझते हैं। कृषि क्षेत्र में देखिए संस्थागत ऋण में किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में देखिए कि मात्र 85 लाख करोड़ का ऋण बांटा गया था। वहीं यदि फाइनेंशियल ईयर 2022 का बात किया जाए तो देखिए 146 लाख करोड़ का ऋण कृषि क्षेत्र में संस्थागत रूप में दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल रूप में दिया गया। और उसी तरह से रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2015 में मात्र 250 मिलियन टन था, और अभी हम लोग देख सकते हैं कि 300 मिलियन टन से भी ज़्यादा है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना। हेल्थ के सेक्टर में गवर्नमेंट इस बार के बजट में क्या क्या स्टार्ट कर रही है। तो पहला चीज़ है कि 157 नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित कर रही है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू कर रहा है ना। इसमें टारगेट है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। PPP मॉडल पे रिसर्च को और प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि भविष्य की जो चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, वह उसके लिए हम लोग बेहतर रूप से तैयार हो सकें। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में भी देखिए किस प्रकार से वृद्धि हुई है ना। देखिए इस ग्राफ को, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2023 दोनों के बारे में बात किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में हेल्थ में देखिए GDP का 1.4% था, और 2023 में देखिए 2.1% है। तो हम लोग को ये डाटा याद रखना है कि हेल्थ में 2023 में 2.1% GDP का खर्च हुआ है। उसी तरह से एजुकेशन में देखिए मार्जिनल इंक्रीज हुआ है।
2019 में जहाँ जीडीपी का 2.8% खर्च हो रहा था, वहीं पर 2023 में यह 2.9% खर्च हो रहा है। तो दो डाटा हमें याद रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है 2.1% जीडीपी का, और एजुकेशन में है 2.9% जीडीपी। आगे बढ़ते हैं हम लोग शिक्षा और कौशल में, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, है ना। तो शिक्षा और कौशल में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा, है ना। टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के हम लोग काम करने का बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, वो है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें बच्चों और किशोरों को विशेष लाभ होगा। इसके अलावा पंचायत और वार्ड स्तर पर भी पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, है ना। समावेशी विकास, है ना, समाज के हर तबके तक जब विकास पहुंच जाएगा, बिना जाति धर्म लिंग के भेदभाव किए बिना, तो हम लोग कहेंगे यह एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो इसके लिए देखिए मोदी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। पहला चीज़ देखिए, ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन लाया गया है। ग्रामीण घरों में कितना पेयजल कनेक्शन है? 9 करोड़। फिर पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया गया, है ना। पीएम किसान में जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में कृषि सीजन्स में दिया जाता है, उसके तहत देखिए 2.2 लाख करोड़ का ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए आप, PMSBY और PMJJY, है ना, इसके तहत 44.4 करोड़ व्यक्तियों का बीमा कवर किया गया। इसके अलावा PM जनधन खाते में 47 करोड़ लोगों का PM जनधन खाता खोला गया। तो देखिए इंक्लूजन के लिए कितना सारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, तो SBM के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाया गया है ना। 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाया गया। इसके तहत क्या, उज्ज्वला के तहत एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट का, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस दिया गया है, और 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीका दिया गया है। तो ये था इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया काम। आगे देखते हैं। आगे है कि वृद्धि दर देखिए किस प्रकार से लोचदार बना रहा है, हाँ, उसके बारे में ये ग्राफ है, इसको देख लेना है। आगे है बेरोजगारी दर, है ना। बेरोजगारी दर देखिए आप कि यहाँ पे डाटा है जून 2019 से सितंबर 2022 तक। जून 2019 में जहाँ बेरोजगारी दर 8.9% थी, वहीं सितंबर 2022 में यह डाटा 7.2% हो गई है। आगे देखते हैं और बजट में क्या दिया है। आगे अंतिम छोर तक पहुँचना, है ना, रीचिंग लास्ट माइल, है ना। अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है उस तक विकास को कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया है ना। PVTG, PVTG किसको बोलते हैं, तो प्रिमिटिव ट्राइबल प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है कि कुछ होता है, ठीक है। PVTG उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता भी क्रिएट किया जाएगा। बहुत अच्छा है। इसके अलावा 740, ये डाटा याद रखेंगे आप लोग, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों का भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है भारत श्री, है ना, जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं इनके डिजिटलीकरण के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। आगे अवसंरचना और निवेश में क्या हो रहा है ना। अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश में बढ़ाने से क्या होगा, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना। यदि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा उससे विकास और रोजगार में भी वृद्धि होगा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या टारगेट दिया गया है,
तो बोलता है कि पूंजीगत निवेश जो होता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इसको 33.4% बढ़ा के 10 लाख करोड़ करना है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 10 लाख करोड़ रुपए तक करने का टारगेट है। आगे अवसंरचना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको 50 ईयर्स के लिए ब्याज रहित ऋण जारी किया जाएगा। इसके अलावा रेलवेज के लिए 2.4 करोड़ का अब तक का 2.4 लाख करोड़ का, हाँ मतलब उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जा रहा है। याद रखेंगे रेलवे को कितना पैसा दिया जा रहा है, 2.4 लाख करोड़। इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो पत्तन, कोयला, इस्पात, उर्वरक से कनेक्टिविटी के लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो UIDF का स्थापना किया जा रहा है, इसके तहत श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आगे और क्या हो रहा है, क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार, उपाय और संभावित परिणाम। देखिए ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में AI का निर्माण है ना। भारत में AI के निर्माण के लिए 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों का स्थापना किया जाएगा। इसके अलावा इससे क्या होगा परिणाम, इससे कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में AI आधारित समाधान निकलेगा। ठीक है, और क्या होगा, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति स्टार्ट करेंगे, डेटा मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, स्टार्टअप्स और एकेडमिक तक अनुसंधान के लिए जो गुमनाम आंकड़े हैं, है ना, आंकड़ों तक पहुंच बनाना संभव है। ऐसे भी कहा जाता है कि 21 सेंचुरी में जो है अगला जो फ्यूल होगा ना वो डाटा होगा। जिसके पास जितना डाटा होगा वह कंपनी हो चाहे वह देश हो, वह उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है विवाद से विश्वास स्कीम, है ना। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है किसके लिए है, तो विवाद से विश्वास 1 MSME के लिए। आप लोग को ये याद रखना है कि 1 वाला जो है वो MSME के लिए है, उसका जो भी है आपका NPA उसके निष्पादन के लिए है। और विवाद से विश्वास 2 जो है ये जो सरकारी उपक्रम है ना उन लोगों के लिए है। वो सरकारी उपक्रम में जो भी संविदात्मक विवाद हैं उसके तेज़ी से निपटान के लिए है। आगे क्या है, E कोड का चरण 3 स्टार्ट करना। E कोड का आप लोग को चरण 3 स्टार्ट होगा इस बजट में। इससे क्या होगा फ़ायदा, तो कारगर न्याय प्रशासन होगा। न्याय प्रशासन और बेहतर तरीके से समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय सुनिश्चित कर पाएगी। इसके अलावा जो व्यावसायिक उद्यम है ना, व्यावसायिक उद्यम के लिए एंटिटी डिजी लॉकर का स्थापना किया जाएगा। आप लोग यूज करते होंगे, है ना। डिजी लॉकर में क्या होता है, आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट यदि आप आधार कार्ड उसमें डालते हैं तो वह चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो बात, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का हो या अन्य किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, उसको आप लोग डिजी लॉकर के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं और वेरीफाई भी करा सकते हैं सरकारी तंत्र में। अगला क्या है कि 5G सेवाओं आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना किया जाएगा। याद रखिएगा ये डाटा 100 है ना। 100 लैब्स खोला जा रहा है 5G सेवाओं के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए। इससे रोजगार बढ़ेगा और व्यवसायों के लिए अवसर का सृजन होगा। इसके अलावा प्रयोगशाला में निर्मित हीरा, है ना, प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास, है ना। बहुत अच्छा थीम है इसमें दिया हुआ। ग्रीन डेवलपमेंट में देखिए क्या होगा, तो ग्रीन डेवलपमेंट में PM प्रणाम का शुरुआत किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि हानिकारक कृषि रसायन है उसके उपयोग को कम करने के लिए PM प्रणाम का शुरुआत किया गया था। और वैकल्पिक उर्वरक जो आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र है ना, कंपोस्ट का बात किया जा रहा है यहाँ पे ग्रीन मैन्योर का बात किया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए हरित ऋण कार्यक्रम भी स्टार्ट किया जा रहा है। और संभरणीय पारितंत्र विकास के लिए क्या कर रहा है कि तट रेखा के साथ मैनग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी का शुरुआत किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम है मिष्टी।
मिस्ट्री का स्टार्ट किसके लिए किया गया, तो मैनग्रोव जो वन होता है उसके संरक्षण के लिए किया गया है। इसके अलावा एक और स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम, है ना। अमृत धरोहर स्कीम जो वेटलैंड्स होता है, जो आर्द्र भूमि होता है, उसके संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम। इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो कृषि को प्राकृतिक कृषि अपनाने में, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों का स्थापना किया जा रहा है। आपको ये डाटा याद रखना है, 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो बैटरी ऊर्जा भंडारण है, अभी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बात किया जा रहा है, तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, कि जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग अधिक से अधिक नाव का यूज करें, है ना, वाटरवेज का यूज करें। आगे क्या है कि जो पुराना प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन किया जाएगा। जो लंबे समय से गाड़ियाँ चली आ रही हैं उसको जो है रूट से कैसे हटाया जाए, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा 500 नया अवशिष्ट से धन संयंत्र लाया जा रहा है ना। 500 जो है अवशिष्ट जो होता है, जो भी कूड़ा कचरा होता है, उससे हम लोग किस प्रकार से वेल्थ जनरेट कर सकें, उसके लिए 500 अवशिष्ट से धन संयंत्र को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम को भी स्टार्ट किया जा रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, यहाँ पे देखिए आप PMKY 4.0 का स्टार्ट किया जाए, जिसमें कोडिंग, है ना, प्रधानमंत्री कौशल वाला स्कीम है ये। ठीक है, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में क्या होगा, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। याद रखिएगा, पर्यटन क्षेत्र में 50 गंतव्य को विकसित करने का बात किया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले में देखिए आप यूनिटी मॉल, आपका जो भी जिला आप देखे होंगे वहाँ पे यूनिटी मॉल खोला गया है ना। उसके तहत जो एक जिला एक उत्पाद है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। GI और हस्तशिल्प उत्पादों का संवर्धन और विक्रय को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है ना। तो वित्तीय क्षेत्र में इस बार राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का स्थापना किया जा रहा है। क्या हो रहा है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का स्थापना किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि ऋण देने में दक्षता होगा, वित्तीय समावेशन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा महिला सम्मान बचत पत्र लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत योजना है। महिलाओं के लिए एक लघु बचत योजना लाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए अब केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र का भी स्थापना हो रहा है। इसमें कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगा। इसके अलावा देखिए अब MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम लाया जा रहा है। 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त जो है ना मुक्त गारंटी ऋण युक्त योजना प्रदान करने के लिए इसको कर रहा है MSME के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अधिकतम जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होता है उसकी सीमा को देखिए आप 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। ये भी एक अच्छा स्कीम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आगे अन्य पहलों के तहत GIFT और IFSC में व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल किया जाएगा। जो गिफ्ट सिटी है ना, उसके लिए भी पहल किया जाएगा। और जो प्रतिभूति बाजार में शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर अधिक प्रशिक्षित व्यवसायों को तैयार करना है ना, जो आपका ये शेयर मार्केट है उसके लिए भी अलग अलग तरह का चीज़ किया जा रहा है। आगे देखिए अब राजकोषीय प्रबंधन, है ना। देखिए राजकोषीय प्रबंधन जो होता है, फिस्कल मैनेजमेंट, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या हो रहा है, तो राज्यों को 50% का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है ना। हालांकि इसमें ये टर्म्स दिया जा रहा है कि आप लोगों को जो है ना ये पूंजीगत व्यय के रूप में इसको खर्च करना होगा। और इसके अलावा जो आपको अन्य सुधार होते हैं उसमें भी इसको सम्मत करना होगा उससे, तभी आपको ये लोन मिलेगा। आगे देखिए अब राज्यों के लिए जो राजकोषीय घाटा है उसको 3.5% जो है बढ़ाया गया है।
तो FRBM एक्ट आप लोग जानते होंगे, FRBM एक्ट है 2003 में, उसके तहत राज्यों को जो है फिजिकल डिफिसिट 3% तक का ही जो है ना मैक्सिमम छूट दिया गया है। क्योंकि कोविड का काल था, तो उसका जो भी लॉस हुआ था उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट 3% को थोड़ा एक्सटेंड करके 3.5% कर दी गई। हालांकि इसमें भी एक टर्म लगाया गया है कि आपको विद्युत क्षेत्र में 0.5% खर्च करना होगा। ठीक है, आगे क्या है और राजकीय राजकोषीय समेकन है ना, जो राजकोषीय घाटा को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 4.5% से नीचे तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना किया है, 4.5% का टारगेट सेट किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ डाटा है यहाँ पर दिया हुआ, इसको आराम से देखते हैं। देखिए 2024 का जो एस्टीमेट है वो देखिए क्या है। सबसे पहले है आपका प्राइमरी डेफिसिट है 2.3%। फिर आपका रिवेन्यू डेफिसिट 2.9%। फिर आपका फिजिकल डेफिसिट 5.9%। तो आपको ये 3 डाटा याद रखना है। ठीक है, 2.3% प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% और फिजिकल डेफिसिट 5.9%। ठीक है, ये बजट इस्टीमेट है ये। ठीक है, इतना इस्टीमेट किया जा रहा है कि इतना ये 2024 के फाइनेंशियल ईयर में होगा। आगे देखिए जीएसटी का मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है, 1.5 लाख करोड़। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा है ये मूव। देखिए संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय, संघ सरकार का जो पूंजीगत व्यय कैपिटल व्यय, ये भी आप देखिए 10 लाख करोड़ का टारगेट है ना। 23 में क्या है 7.3 लाख करोड़ है आपका, तो 16 से देखिए 4 गुना बढ़ गया है। तो ये देश के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना। आगे देखिए आप एनपीए है ना, एनपीए भी देखिए बहुत ही अपना लोवेस्ट स्तर पे आ गया है ना। 5% एनपीए मात्र है 2022 तक का डाटा यदि देखा जाए तो एक अच्छा कदम है। आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी कमी आई है ना। फॉरेक्स रिजर्व 2020-21 से यदि देखा जाए तो ये लाइन को देखिए आप, ये कमी आ रहा है इसमें है ना, 400 के लगभग थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये भी ठीक है। आगे क्या है कि थोक मूल्यों में मेल खाते खुदरा मूल्य है ना। देखिए महंगाई का बात किया जा रहा है यहाँ पे है ना, तो महंगाई का डाटा भी यदि देखा जाए तो अप्रैल 2021 का लगभग में ही है, थोड़ा सा जो इंक्रीज हुआ है। 20 में जब फरवरी 2022 में देखा जाए तो थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है। एक और चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि सीपीआई जो है डब्ल्यूपीआई से थोड़ा सा ज़्यादा है दिसंबर 2022 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर प्रस्ताव देखिए है ना, अप्रत्यक्ष करों के लिए का सरलीकरण के लिए देखिए क्या कर रहा है। सरलीकरण यदि करेगा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे क्या लाभ होगा, तो मेंस के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार आएगा तो देखिए उच्चतर निर्यात होगा है ना। आपका क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होगा है ना, तो वो क्या होगा ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसको। उच्चतर घरेलू विनिर्माण होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा, ज़्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा और हरित ऊर्जा और गतिशीलता भी आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन करने से देखिए क्या होगा। जो लिथियम आयन बैटरी आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जब हम लोग कमी कर दिए सीमा शुल्क में, तो इससे जो पर्यावरण हितैषी परिवहन है उसको बढ़ावा मिलेगा है ना। मोबाइल कैमरा लेंस का आयात पर जब कम करेंगे मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा है ना। डीनेस्टेड इथाइल अल्कोहल का यदि बात किया जाए इसमें कमी, तो ये रसायन उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है। श्रिम्प आहार है ना, तो समुद्री जो आहार होता है तो अधिकाधिक समुद्री निर्यात के लिए है ये। प्रयोगशाला निर्मित हीरो का निर्माण के लिए बीज, ये भी निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देगा। कॉपर स्क्रैप का भी देखिए बात किया जा रहा है। आगे देखिए मिश्रित रबर है, मिश्रित रबर क्या करेगा, इसका यदि हम लोग सीमा शुल्क हटाते हैं तो एमएसएमई के लिए जो होता है वो कच्चा माल उसका उपलब्धता बढ़ जाएगा है ना। और शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या है कि यदि आप बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर टैक्स इवेशन का काम करेगा है ना। तो टैक्स हमेशा रीजनेबल होना चाहिए
है ना। तो वो क्या होगा, आप उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे और लोग भी मतलब उसको देना चाहेंगे और वो टैक्स इवेड नहीं करना चाहेंगे। आगे देखिए अब डायरेक्ट टैक्स में क्या प्रभाव है, क्या प्रस्ताव है डायरेक्ट टैक्स को ये सुधारने के लिए। तो बोलता है कि अनुपालन के बोझ को कम करना है, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाना है और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। इसके लिए देखिए आप कि करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया है ना। जो टैक्स रिटर्न भरते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से वो काम करता है वो पोर्टल, है ना। आगे क्या है कि जो भी आपका वो समय होता है उसको एनालाइज करने का, वो 93 दिन से घट के देखिए 16 दिन हो गया। पहले 8 साल पहले कोई भी यदि आप फॉर्म भरे हैं मतलब टैक्स को लेकर के, उसको प्रोसेस होने में 93 डेज लग रहा था और अब 16 दिन लग रहा है। तो ये बेहतर काम हो रहा है। और इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। ठीक है, डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए निजी आयकर को और सरल बना दिया गया, छूट का सीमा 3 लाख किया गया है और नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। चलिए, और आप देख सकते हैं इसमें यदि 0 से 3 लाख तक का है तो नील है टैक्स रेट, 3 से 6 लाख तक का है तो 5% है, 6 से 9 लाख है तो 10% है, 9 से 12 लाख आय है तो 15%, 12 से 15 लाख आय है तो 20%, 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिभार 37 करोड़ से घटाकर 25% किया गया है ना। 5 करोड़ से अधिक यदि आय है तो उस पर जो है टैक्स को घटाया गया है, 37% से 25% किया गया है। इसके अलावा जो वेतन भोगी और पेंशन भोगी हैं उन लोगों के लिए भी कटौती किया गया है। ठीक है, और जो गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी हैं उसके लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण कर को समाप्त सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है ना। कि 25 लाख तक यदि आप वो लेते हैं अपनी सेवानिवृत्ति का जो छुट्टी होता है तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है 25 लाख रुपए तक। आगे देखिए आप उद्योगों के लिए कर लाभ को कैसे कर रहे हैं। तो एमएसएमई के लिए प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना, 95% प्राप्तियाँ नगद रहित होंगी और एमएसएमई के लिए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दिया जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ स्कीम्स हैं। इसके अलावा देखिए अब सहकारी समितियों को 15% कॉरपोरेट कर का लाभ देना है। ठीक है, और ये कुछ तरह का स्कीम है कि टीडीएस के लिए 3 करोड़ का उच्चतर सीमा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब डाटा। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखिए रुपया कहाँ जाता है सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे अधिक जाता है सर आपका ऋण और अन्य देवताओं पर, ऋण और अन्य देयताएँ, है ना। जो भी लोन्स लेते हैं उसका रीपेमेंट में देखिए आप 34% पैसा लग रहा है और उसका आधा देखिए आप वस्तु और सेवा कर और अन्य कर, सॉरी ये पैसा कहाँ से आता है ये बताया जाएगा। ठीक है, रुपया कहाँ आता है। तो ऋण और अन्य देयताएँ से आता है 34%, फिर जीएसटी से आता है 17%, फिर जो निगम कर होता है उससे आता है 15%, आय कर जो होता है इनकम टैक्स उससे भी आता है 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क उससे आता है 7%, सीमा शुल्क 4%, ऋण रहित पूंज प्राप्तियाँ 2% और कर रहित प्राप्तियाँ 6%। फिर रुपया कहाँ जाता है भाई, देखते हैं इसको। तो देखिए आप रुपया देखिए सबसे अधिक आ रहा था ऋण से, तो जाएगा भी ब्याज भुगतान में 20%। फिर है आपका कर और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है वो 18% होता है। फिर वित्त आयोग जो होता है फाइनेंस कमीशन उसको 9% देते हैं। फिर केंद्र क्षेत्र का जो योजना होता है सेंटर सेक्टर स्कीम, यहाँ पे 17% देते हैं। फिर देखिए आप रक्षा में, ये इम्पोर्टेंट है, रक्षा में 8%, सब्सिडी में 7%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9%, अन्य व्यय होता है 8%, पेंशन में होता है 4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अलग अलग जो मंत्रालयों के लिए आवंटन भी दिया गया है। तो सबसे अधिक यहाँ पर दिया गया रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़। फिर है सड़क, यहाँ पे 2.70 लाख करोड़, रेल
2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 करोड़ लाख करोड़। कृषि और कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़। थोड़ा सा योजनाओं का देख लेते हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल उद्योगों का विकास के लिए 2022-23 में 100 करोड़ था और अभी 1250 करोड़ है। देखिए अब कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। जल जीवन में देखिए 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हो गया है। एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल में 2,000 करोड़ से 5,943 करोड़ हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए 48,000 करोड़ से 79,590 करोड़ हो गया है ना। इसके अलावा जो ईवी के लिए है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी देखिए अब डबल हो गया, लगभग 2,908 करोड़ से 5,172 करोड़ हो गया है। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास के लिए देखिए अब 1,419 करोड़ से 2,491 करोड़ हो गया। पूर्वोत्तर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां का बात किया जा रहा है। देखिए अब राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ी है और पूंजीगत प्राप्तियां भी बढ़ रही है। राजस्व व्यय भी देखिए बढ़ रहा है और प्रभावी पूंजीगत व्यय भी बढ़ रहा है। ट्रेंड थोड़ा सा देखते हैं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार।